जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भव्यम क्लासेस दिल्ली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अभी हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2021 और जून 2022 के यूजीसी नेट पेपर्स की, जो एनटीए ऑर्गेनाइज करवाता है। इसमें कुल मिलाकर हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब तक हमने कुल मिलाकर 50 प्रश्नों का डिस्कशन अपने इस सेशन में कर लिया है। अभी जो आज की क्लास है इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर। ओके, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, सीधा हम बिना समय गंवाए सीधा प्रश्नों पर आते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है हमारे पास। सीधा प्रश्नों पर आते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि अप्रैल 1947 में किसने भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर पैथिक लॉरेंस का स्थान ग्रहण किया? ठीक है, ये बात हो रही है 1947, जस्ट बिफोर फ्रीडम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया आता है उससे ठीक पहले एक व्यक्ति हैं, इन चारों में से कौन, जिन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पैथिक लॉरेंस का स्थान ग्रहण किया? तो इसका हमारा आंसर है लॉर्ड लिस्टोवेल। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान में आ रहा होगा, रेडक्लिफ जो है उनका संबंध किससे है? भारत पाकिस्तान के मध्य जो रेखा खींची गई है, तो जो रेडक्लिफ लाइन है, ये जो रेडक्लिफ व्यक्ति हैं, इन्होंने पूरे जो रेखा का निर्धारण किया है। ऐसे हम बात करते हैं मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। ठीक है, तो इन दोनों का निर्धारण जो अलग अलग व्यक्ति करते हैं। तो ऐसे में ही सर सिरिल रेडक्लिफ, तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारा संबंध केवल इन तीन से रह जाता है, क्योंकि हमारा आंसर क्या है? लॉर्ड लिस्टोवेल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम, क्या है व्याख्या है? अप्रैल 1947 में लॉर्ड लिस्टोवेल भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर पैथिक लॉरेंस का स्थान ग्रहण करते हैं। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था। इलाहाबाद का मिंटो पार्क, जिसमें भारत की देखभाल के लिए एक नई अधिकारी भारतीय राज्य सचिव की नियुक्ति का प्रावधान किया था, तथा इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्री परिषद बनाई गई। इसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा तथा 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा होनी थी। लॉर्ड लिस्टोवेल भारत के अंतिम राज्य सचिव और घाना के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। 1945 में लेबर पार्टी की सत्ता आई, तब क्लीमेंट एटली की सरकार ने इन्हें अप्रैल 1947 में भारत और बर्मा के राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया था। किसको? लिस्टोवेल। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि जो पैथिक लॉरेंस की जगह लेने वाले कौन व्यक्ति हैं? लिस्टोवेल। बाकी जो 3 व्यक्ति हैं इनके बारे में देख लेते हैं क्या इनकी कहानियां हैं। पहला है सिरिल रेडक्लिफ। देखिए, इन्हीं की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया जाता है, और इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका निर्धारण किया था, और इसीलिए जो भारत पाकिस्तान के मध्य की रेखा है वो क्या कहलाती है? रेडक्लिफ लाइन। वो इन्हीं के नाम पर है। क्लियर? जो रेडक्लिफ लाइन है। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड एचिनलेक। तो इनको 1941 में सेना के मध्य पूर्वी क्षेत्र का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, जो हमारा ऑप्शन था उनमें से एक। ऑप्शन है लॉर्ड इसमें ब्रिटिश भारतीय सेना में राजनयिक और जनरल तथा नाटो के पहले महासचिव थे। नाटो क्या है? NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो। तो ये जो यूरोप पर आधारित एक संगठन है, तो नाटो जो है उसके पहले महासचिव कौन थे? लॉर्ड इसमें। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड लिस्टोवेल। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 52। देखते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने लिखा कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग 90,000 लोग हथियार उठाने में सक्षम थे? यानी कि एक व्यक्ति है इनमें से, जो ये यात्री हैं,
इनमें से किसी एक ने वर्णन किया है कि लगभग 90,000 लोग हथियार उठाने का मतलब कि वो सैन्य रूप से प्रशिक्षित थे और युद्ध के समय अपनी सेवाएं दे सकते थे। यानी कि इसका जो हमारा आंसर है निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी जो है वो 15वीं शताब्दी में यहां पर भारत आते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपने परिवार के साथ भारत आते हैं, यानी कि सपरिवार भारत में इनका प्रवेश होता है। और ये जो है देवराय प्रथम के समय इनका भारत में आना होता है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। इटली का विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी, और ये यूरोप से आने वाला पहला यात्री था निकोलो कॉन्टी, जिसने विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में लगभग 90,000 लोग हथियार उठाने में सक्षम थे, यानी प्रशिक्षित थे, ट्रेंड थे। वह लगभग 1420 से 22 में सपरिवार देवराय प्रथम के काल में विजयनगर पहुंचा था। विजयनगर आने वाला वह पहला यूरोपीय यात्री था। पहला यूरोपीय यात्री भारत में नहीं, विजयनगर साम्राज्य में आने वाला। उसके बाद में अलग अलग समय पर अलग अलग यात्री आए। वह विजयनगर के बारे में लिखता है कि विजयनगर 60 मील की परिधि में है। 1 मील होता है तो ये लगभग हो गया 1 मील होता है 1.609 किलोमीटर, और 60 इंटू 1.609 लगभग होता है 96.54, यानी लगभग 100 किलोमीटर की परिधि जो है उसका बताया है कि भाई उसका विस्तार क्षेत्र कितना है। और यहां के राजा भारत के अन्य सभी राजाओं में शक्तिशाली है। सर्वप्रथम निकोलो कॉन्टी ही विजयनगर में सती प्रथा का वर्णन करता है, तथा उसके अनुसार राजा 12,000 पत्नियां रखता था, जिसमें से 3,000 इस शर्त पर चुनी हुई पत्नियां थी जो कि राजा के मृत्यु के बाद सती होंगी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें निकोलो कॉन्टी से मिलती है वह यह है कि 1420 ईस्वी में भारत में कागजी मुद्रा भी धातु मुद्रा व सिक्कों के साथ प्रचलित थी। यानी कि अपने आप में बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर कागज की मुद्रा का हमें वर्णन मिलता है तो विजयनगर साम्राज्य में हमें वहां देखने को मिलता है। और उसका वर्णन कौन कर रहा है? निकोलो कॉन्टी। कहां से? इटली से हैं। किसके काल में आए? देवराय प्रथम 1420 में। क्लियर? तो जो हमारा प्रश्न था कि लगभग 90,000 लोग जो हैं युद्ध लड़ने में सक्षम थे, यानी हथियार उठाने में सक्षम थे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 53 क्वेश्चन नंबर 53। अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब भी आप प्रश्न देखो सबसे पहले नोट कीजिए कि वो कौन से काल की बात कर रहा है, कौन से शासक की बात कर रहा है या कौन से वंश की बात कर रहा है। यहां पर हमारा जो प्रश्न क्रमांक 53 है ये बात कर रहा है बलबन, यानी कि हम बात करेंगे यहां पर कौन सा? सल्तनत काल। और सल्तनत काल में भी कौन सा? पर्टिकुलरली गुलाम वंश, जिसकी जो टाइम लाइन है वो है लगभग 1206 से 1290 के बीच। ठीक है, इसमें कई हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, बाद में इल्तुतमिश और इस प्रकार से कई जो आराम शाह है, रुकनुद्दीन शाह है, फिर रजिया, नासिरुद्दीन महमूद, और फिर अल्टीमेटली लास्ट में गुलाम वंश का अंत होता है कैकुबाद से। ठीक है, तो यहां बात की गई है बलबन। देखिए इसका जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें 5 स्टेटमेंट है और बाद में जो कॉम्बिनेशन के आधार पर इसमें क्या है आंसर हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका पहला स्टेटमेंट है बलबन राजा को नियाबती खुदाई मानता था और उसने जिल्लुल्लाह की पदवी अपनाई। स्टेटमेंट 2 है बलबन का मानना था कि सुल्तान को तमाम तरह की मर्यादा और शिष्टाचार से छूट होती है। बलबन ने अपने पुत्र के नाम बसाया में अपने राजनीतिक प्रज्ञान को रिकॉर्ड किया। बलबन अपनी वंशावली को महान अरबी नायक आफरासियाब तक खोजा। ठीक है, और बलबन न्याय को किसी भी सुल्तान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्ति मानता था। ठीक है, तो ये हमारे पास कुल मिलाकर 4 ऑप्शन है, उनका पूरा ये कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इसमें देखते हैं क्या हमारा इसका आंसर होगा। देखिए बलबन जो है वो नियाबती खुदाई मानता था और उसने जिलाउल्लाह की पदवी अपनाई। बलबन ने क्या किया, एक जब वो शासन में आता है तो उसने समझ लिया कि अगर प्रशासन को मजबूत करना है तो सबसे पहले स्थापित करना होगा जो शासक है उसकी सर्वोच्चता को। इसलिए उसने अपना एक अलग सिद्धांत दिया जिसको नाम
दिया जाता है बलबन का राजत्व सिद्धांत। ठीक है, इसमें उसने मुख्य रूप से दो बातें बताई। पहली थी कि राजा में दैवीय शक्ति होती है, वो दैवीय शक्ति के जो ईश्वर है उसके बाद जो है राजा उसको जो शक्ति मिलती है वो ईश्वर से मिलती है, तो यानी कि राजा को आप ईश्वर की तरह ट्रीट करें। और दूसरा उसने क्या बताया कि एक प्रभावी शासन के लिए शासक का निरंकुश होना अति आवश्यक है, यानी एक शासक को अपने राज्य के हित में वो सभी कार्य करने चाहिए जो उसको शासन को मजबूती प्रदान करें। ठीक है, तो यहां कुल मिलाकर दो दैवीय जो बलबन के राजस्व सिद्धांत हैं उनमें दो हमारे पास आते हैं कि उन्होंने खुद के जो शासक है उसकी दैवीय शक्ति से तुलना की है, और दूसरा बताया कि शासक का निरंकुश होना आवश्यक है। तो यहां जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, यहां पर हमारा जो है बलबन को नियाबती खुदाई मानता था और उसने जिल्लुल्लाह की पदवी अपनाई थी, बिल्कुल ठीक बात है। बलबन का मानना था कि सुल्तान को तमाम तरह की मर्यादा और शिष्टाचार से छूट होती है। देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात यहां पर यह है कि एक तरफ तो बलबन कह रहा है कि निरंकुश होना अति आवश्यक है प्रशासन के सुचारू रूप से संचालन के लिए, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर एक बात और आती है कि शासक को मर्यादा और शिष्टाचारी भी होना आवश्यक है। कारण क्योंकि राजा जो है सबसे प्रमुख, अगर उसने राजा को सबसे बड़ा मान लिया है तो इसका मतलब हुआ कि राजा जो करेगा वो एक संस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो राजा का व्यवहार ही तय करेगा कि उसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलने वाली है। तो राजा को मर्यादित होना पड़ेगा, तभी वो एक आदर्श प्रतिमान, खुद को एक आइडियल जनता के सामने रख पाएगा और उसी को आधार मानकर जनता जो है आगे बिहेव करेगी। तो ऐसे में उसने कहा कि जनता को मर्यादा और राजा को जनता मर्यादित होना होगा, और इसीलिए उसने दो जो प्रथाएं हैं सिजदा और पायबोस। सिजदा मतलब झुककर सलाम करने की, जो राजा है बादशाह है उसको झुककर सलाम करने की बात थी, और पायबोस यानी आगे बढ़कर और शासक के पांव चूमने की बात थी इसमें। तो ये दो प्रथाएं उसने शुरुआत की थी, किसने? बलबन ने। तो यहां पर जो है स्टेटमेंट नंबर की बात करें, स्टेटमेंट नंबर 2 ये गलत हो जाएगा कि उसने कहा था स्टेटमेंट क्या है कि छूट होती थी, लेकिन हकीकत में क्या था कि नहीं, उनको खुद को पालन करना होता था। क्लियर? बलबन ने अपने पुत्र के नाम बसाया में अपने राजनीतिक प्रज्ञान को रिकॉर्ड किया, बिल्कुल ठीक बात है। बलबन का जो पुत्र है उसके नाम पर उसने पॉलिटिकल जो है प्रज्ञान को रिकॉर्ड किया, ठीक बात है। और डी ऑप्शन जो है इसका, जो बलबन अपनी वंशावली को महान अरबी नायक आफरासियाब तक खोजा। देख लेते हैं क्या है इसकी कहानी। एक कैरेक्टर है आफरासियाब। आफरासियाब आफरासियाब जो है एक व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? नेम ऑफ पर्सन। ये व्यक्ति जो है इसका वर्णन मिलता है किसमें? फिरदौसी एक लेखक है और उनकी पुस्तक है, नाम लिख देता हूं, लेखक, और पुस्तक का नाम क्या है? शाहनामा। ये मेंशन कर दिया मैंने, नेम ऑफ द राइटर एंड नेम ऑफ द बुक। तो फिरदौसी की बुक है शाहनामा। उस बुक में वर्णित है एक कैरेक्टर, एक किरदार जो है उसका नाम है आफरासियाब। आफरासियाब बहुत बहादुर व्यक्ति था। तो इन्हीं किस्सों से खुद को रिलेट करते हुए बलबन ने क्या किया कि मैं जो हूं वंशज हूं किसका? आफरासियाब का। ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं, आफरासियाब देखते ही, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो यहां हमने नाम पढ़ा बलबन और पूरा सेंटेंस चल रहा है बलबन और बीच में कहीं आ गया आफरासियाब, तो हम जो ही इस प्रकार के प्रश्न देखते हैं तो हम बहुत ही उत्साहित होकर और टिक कर देते हैं। बलबन ब्लैक में कर देता हूं मैं, यहां बलबन देखा और यहां आफरासियाब देखा और हम तुरंत बहते हुए आगे चले जाते हैं। बट द पॉइंट इज कि आफरासियाब जो है वो एक अरबी कैरेक्टर न होकर कहां का है?
ईरान का। कहां का है? ईरान का। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर यहां पर अरबी होता या ये शब्द ना होता तो हमारा आंसर क्या होता कि या ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन अरबी ने यहां पर कंफ्यूज कर दिया है, एक पेच फंसा दिया है। तो यहां पर क्या होगा कि बलबन ने अपनी वंशावली को महान ईरानी नायक आफरासियाब तक खोजा या खुद से उसको जोड़ा, तब तो समझ में आएगा। लेकिन यहां पर अरबी है, दैट मीन्स स्टेटमेंट डी जो है वो गलत है। तो डी को आप अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान में आ रहा होगा, डी को हटाते ही हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाएंगे? सी ऑप्शन यहां बच जाता है। बलबन न्याय को किसी भी सुल्तान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्ति मानता था। बिल्कुल ठीक बात है कि जो न्याय है वो एक, जब उसने खुद को ये बता दिया कि मैं ईश्वर का अंश हूं, और तो ऐसे में क्या है कि उसकी न्यायप्रियता ही वहां तय करेगी कि जनता उसको कितना मानेगी। तो न्यायप्रियता एक किसी भी शासक का महत्वपूर्ण गुण होता है। बलबन ने इस गुण का पालन किया था। स्टेटमेंट 5 है कुल मिलाकर, तो पहला सत्य, दूसरा गलत, तीसरा सत्य और चौथा भी गलत और पांचवा सत्य है। तो यहां ए, सी और ई आंसर है। व्याख्या देखते हैं क्या है इसकी। व्याख्या में है गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 एक इलबारी तुर्क तथा इल्तुतमिश का गुलाम था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के पश्चात बलबन शासक बनता है। बिल्कुल ठीक। उसने राजतंत्र के सिद्धांत एवं सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए और अधिकारों के बारे में विस्तृत विचार व्यक्त किया। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं थी। पहला कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है, और दूसरा कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बताया हमने भी। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, नियामत खुदाई जिसको बोला गया है, और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। उसने स्वयं को जिल्ले इला, ईश्वर का प्रतिबिंब कहा है। उसने अपने विचारों को व्यवहार में लागू करने के उद्देश्य से स्वयं को शाहनामा के शूरवीर पात्र आफरासियाब, कहां का? ईरान के वंश से जोड़ा। उसने अपने पुत्र का नाम वसाया, वसीयत, और उसमें ज्ञानवर्धक जो है एक प्रज्ञान रिकॉर्ड किया है। किसने? एक प्रज्ञान रिकॉर्ड किया है बलबन ने। क्लियर? ये लिखा हुआ इसमें, अपने राजनीतिक प्रज्ञान को रिकॉर्ड किया। बलबन एक न्यायप्रिय शासक था तथा न्याय को किसी भी सुल्तान के लिए महत्वपूर्ण शक्ति मानता था। उसका मानना था कि सुल्तान के पद की महत्ता को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार से मर्यादा एवं शिष्टाचार में छूट नहीं दी जा सकती, और इसलिए उसने ईरानी बादशाह के अनुरूप दरबार में सिजदा और पैबोस, इसको सिजदाह भी कहा जाता है और सजदाह भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो सिजदा एवं पैबोस जैसे शिष्टाचार आरंभ किए। क्लियर? तो बलबन जो है उसका राजत्व सिद्धांत अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें कुछ विशेषताएं यहां देखने को मिलती हैं। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ए, सी और ई। क्लियर? आफरासियाब कहां के? ईरान के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 54। फिर वही बात कि जो ही आप प्रश्न देखें तो सबसे पहले इंडिकेट कीजिए कि कौन से काल की बात हो रही है। तो यहां पर देखिए 2 सूचियां हैं, सूची 1 और सूची 2। इनका हमें मिलान करना है। 4 ऑप्शन इधर है, 4 ऑप्शन उधर है, और फिर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें देखिए गोलाकार घेराबंदी नीति, जिसको रिंग फेस की नीति कहा जाता है। दूसरा है अधीनस्थ संघ की नीति। तीसरा है अधीनस्थ अलगाव की नीति, और समान परिसंघ नीति। यहां 4 ऑप्शन है, तो देखते हैं कि कौन कौन से में इसमें हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। सबसे पहले आती है गोलाकार घेराबंदी, इसको बोलते हैं रिंग फेस। इसका जो सबसे पहले जिक्र आता है वो आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन आता है 1765 से 1813, 1765 से लेकर 1813 के बीच में। 1765 दिमाग में आते ही फिर हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है। यहां पर क्या होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो वैधानिक इनका प्रशासन है वो किसको मिल जाता है? ब्रिटिशर्स को मिल जाता है। किससे? जो मुगल शासक है उनसे। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो जो सबसे पहले आ जाएगा गोलाकार घेराबंदी नीति, ये है 1765, यानी कि ए में टू हमारा आंसर ए या सी में से कोई होगा। हम बी और डी को ऑप्शन यहां एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले बात की थी गोलाकार घेरा नीति जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। तो अब इसका दूसरा जो है अधीनस्थ संघ की नीति और अधीनस्थ अलगाव की नीति। तो इसमें जो है सबसे पहले, इसके बाद में आएगा 1813 अधीनस्थ संघ की नीति जो आएगी। इसके बाद जो आएगा अधीनस्थ अलगाव की नीति। पहले इसमें आएगा गोलाकार घेराबंदी की नीति, जो बात करेंगे हम 1765 से। उसके बाद जो है इसमें आएगा अधीनस्थ अलगाव की नीति, जो है हमारी कब से 1813 से 1857। देखिए इनको हम समझेंगे थोड़ी देर में भी, पहले एक बार मैच कर लेते हैं क्या था इनमें। और तीसरे में जो है ये आएगा हमारा अधीनस्थ संघ की नीति, ये जो है 1857 से 1935। और बाद में सबसे अंत में जो आता है समान परिसंघ नीति, ये जो आती है 1935 से थर्ड के 47 के बीच में। देखते हैं क्या है इनकी कहानी। तो गोलाकार घेरा नीति में क्या होता है, जैसे बात करें बंगाल, तो बंगाल जो है एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है किसका, ब्रिटिशर्स का। तो यहां पर बंगालों को जो खतरा था वो किस किस से था, एक तो था मराठाओं से और एक था सिखों से। यानी कि बंगाल को सुरक्षित करने के लिए उन्हें इन दो को हमेशा बैलेंस, चेक एंड बैलेंस की कंडीशन में रखना था। तो ऐसे में क्या करते हैं, बंगाल के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको क्या कर लिया कि फेंसिंग बोलते हैं इसको, फेंसिंग यानी हिंदी में कहते हैं इसको बाड़बंदी, यानी कि एक तरह से बाड़ा बना लिया है खुद को सुरक्षित करने के लिए। और रिंग यानी चारों तरफ, यानी कि जो स्टेट्स हैं उनसे अलायंस करके और उनको कहा कि भाई आप जो है हम आपकी इन सब से सुरक्षा करेंगे, और लेकिन आपको क्या है कि जब भी हमें आवश्यकता होगी तो हमें युद्ध के लिए हमारी मदद करनी होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि इनके अलायंस इनके साथ बन रहे हैं। मकसद ये नहीं था कि इनकी सुरक्षा करना है, मकसद ये था कि हमारा जो मुख्य केंद्र है वो कैसे भी करके सुरक्षित रहे। तो ऐसे में जो स्पेशली बात करते हैं अवध की, तो अवध के जो राजा हैं, नवाब हैं, उनसे संधि कर लेते हैं और उसमें कहते हैं कि भाई आप जो है हम आपकी रक्षा करेंगे, जब भी आपको कोई मराठा या फिर अन्य कोई भी शक्ति आप पर हमला करेगी, आक्रमण करेगी, तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मान लीजिए मराठा आक्रमण करते हैं तो ये जो स्टेट्स हैं, एक वर्ड आता है बफर जोन या बफर स्टेट्स, बफर स्टेट्स यानी कि जो उनका मूल क्षेत्र है बंगाल, वहां पर कोई भी नुकसान नहीं होगा, जबकि जो भी पावर जो आपस में लड़ेंगी, जो भी शक्तियां लड़ेंगी वो यहीं पर आकर लड़ेंगी, तो इससे उनका नुकसान व्यापार को या उनकी जो किलेबंदी है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो एक तो ये हो गया रिंग फेस की नीति, ये वॉरेन हेस्टिंग के समय थी। दूसरी इसमें आती है अधीनस्थ अलगाव की नीति, जो 1813 से लेकर 1857 तक चलती है। देखिए इसमें क्या था कि धीरे धीरे आफ्टर 1665 के बाद क्या होता है कि ब्रिटिशर्स का आधिपत्य भारत में लगभग स्थापित होना शुरू हो जाता है। और स्पेशली 1813 के बाद तो अधिनियम जो आते हैं, जब हमने बात की थी अभी, उन अधिनियमों के जरिए भारत के साम्राज्य विस्तार यहां पर हो रहा है। तो ऐसे में क्या है कि 1830 के बाद जो है इन्होंने क्या कर दिया, उन साम्राज्यों को अपने अधीन लाने के लिए बाध्य कर दिया, ठीक है। तो और क्या किया, उनको क्या करेंगे, वो अपने अधीनस्थ रखेंगे, यानी कि हम जो है सुप्रीम पावर है और बाकी जो स्टेट्स हैं उनको अपने अधीन रखेंगे, ठीक है। तो ये अधीनस्थ अलगाव की नीति रहेगी। बाद में क्या होता है, आफ्टर 58 के बाद में क्या होता है कि जब 1857 की क्रांति हो जाती है और उसके बाद में एक एक्ट आता है। अब जो शक्ति है वो डायरेक्टली वहां साम्राज्य जो
विक्टोरिया है डायरेक्टली उनके अंडर में चला जाता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं वो, तो कह रहे हैं कि नहीं, अब जो है ये अलग अलग स्टेट्स नहीं रहेंगे, ये अलग अलग स्टेट्स नहीं रहेंगे, ये अधीनस्थ अलग अलग नहीं रहेंगे, बल्कि इनको हम एक जैसे ट्रीट करेंगे। लेकिन ध्यान में देने वाली बात क्या थी, अलग अलग इनकी इकाइयां स्थापित थी, साम्राज्य इनका प्रशासन भी अलग अलग चल रहा था, लेकिन इनमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं और खुद एक फेडरेशन बना लेते हैं। इनके फेडरेशन बनाकर कहते हैं कि अब जो है इन सब का प्रशासन अलग अलग नहीं चलेगा, हम अपने अकॉर्डिंग अपनी नीतियां यहां चलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, पहले अलगाव था, आइसोलेशन था, और अब क्या हुआ कि सभी राज्यों को ब्रिटिश सेना के, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत वो ले आए। तो यहां पर दूसरी जो नीति है अधीनस्थ अलगाव की और अधीनस्थ संघ की नीति, तो ये अलगाव है, एक संघ है। ठीक है, तो इन दोनों में अलग अलग आप अंतर समझ पा रहे होंगे। फिर बाद में क्या होता है, आफ्टर 1935, 1935 की बात करें तो यहां पर देखिए आप थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि 1935 में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन अपने ऑलमोस्ट जो मैच्योर फेज है उसमें है, परिपक्व अवस्था में है। तो यहां पर अलग अलग क्षेत्रों में क्रांतिकारी घटनाएं और राष्ट्रवादी घटनाएं यहां पर हो रही हैं। तो ऐसे में क्या है कि अब जो है भारत के लोग खुद को अधीनस्थ नहीं मान के और क्या करेंगे, वो खुद को समान घोषित करने की बात कर रहे हैं यहां पर कि हम अधीन नहीं रहेंगे, हमको इक्वेट किया जाए। ठीक है, तो इक्वल पॉलिसी के अंतर्गत हमको लाया जाए। तो ऐसे में उनको क्या किया गया, समान परिसंघ की नीति। ठीक है, तो ये हमारे कुल मिलाकर 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं इनका व्याख्या क्या है। गोलाकार घेराबंदी नीति, रिंग फेस, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय 1765 टू 1813। अधीनस्थ संघ की नीति लॉर्ड कैनिंग के समय आती है 1857 से, ये क्रम आप इसको उल्टा कर लीजिएगा, पहले ये आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। अधीनस्थ अलगाव की नीति 13 से 57 के बीच में, और अधीनस्थ संघ की 57 से 35 के बीच में, और समान परिसंघ नीति ये जो है 35 से लेकर 47 के बीच में। देखिए आपके पास जो भी सोर्सेस होंगे, आप कोई भी पुस्तक अगर पढ़ रहे होंगे तो उसमें कई बार केवल इन 3 नीतियों का जिक्र मिलता है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें जो नंबर 4 है इसका भी जिक्र मिलता है। और यही यूजीसी ने अपने एग्जाम पेपर में पूछा है कि जो 4 नीतियां हैं इनका कार्यकाल कब कब था, और ये तो चलो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि किस किस के कार्यकाल में ये घटनाएं हो रही हैं। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, कि बी, ए, B1, C4, D3। तो हमारा 54 क्वेश्चन नंबर यहां पर पूरा हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 55 की ओर। 55 क्वेश्चन नंबर है, अगेन ये हमारा आता है कौन से, मुगल काल से। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 55 है अपना, ये बात कर रहा है मुगल राजपूत संबंधों की। किनकी, मुगल राजपूत संबंधों की। जब हम बात करते हैं शुरुआत से ही, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो मेनली जो हमारे पास ये 6 शासक हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इनके बारे में जो है अलग अलग समय पर राजपूत संबंध आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कई बार इनमें मैत्री संबंध भी हो रहे हैं, कई बार इनमें कटुता भी आ रही है। कुछ राज्यों को लेकर स्पेशली बात करें अकबर के टाइम पर, तो यहां पर मेवाड़ और जो मुगल संघर्ष हमेशा बना रहा है। आपने देखा होगा, महाराणा प्रताप के बारे में जानते होंगे। तो ये यहां संबंध बने भी हैं, टूटे भी हैं, कई जगह मिठास भी है, कड़वाहट भी है। तो इस प्रकार के संबंध अलग अलग समय पर देखने को मिलते हैं। क्लियर, तो ऐसे में क्या है कि प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल राजपूत मैत्री के भाग नहीं थे? विवाह, मनसबदारी, वतन जागीर, इनाम जागीर, सुलह कुल की नीति। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए मुगल शासक जो है यहां पर अलग अलग नीतियों के तहत क्या कर रहे हैं, मुगलों राजपूतों से संबंध स्थापित कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल इसमें आता है 1562। इतना याद आते ही आपको पूरी घटनाक्रम याद आना चाहिए। अकबर अजमेर जियारत, जियारत मतलब प्रार्थना, इबादत, पूजा करने के लिए जाते हैं। तो यहां पर कौन मिलते हैं उनको, बिहारीमल,
जिनका दूसरा नाम क्या है, भारमल। उनकी पुत्री का नाम क्या है, हरखूबाई, हरकू, या कई जगह इसको हरखाबाई भी लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि अजमेर जा रहे हैं अकबर 1562 में, तो बिहारीमल पहुंच जाते हैं कि सर भाई साहब जो है आप हमारी बिटिया से शादी कर लीजिए। तो एक कहने का मतलब कि विवाह के माध्यम से राजपूत संबंध यहां पर स्थापित हो रहे हैं। तो अगर ए ऑप्शन में देखिए कौन कौन सा है, ए इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है, प्रश्न पूछा है भाग नहीं थे, तो ए अगर होता भी मान लो किसी ऑप्शन में तो उसको हम तुरंत काट देते, क्योंकि ए ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। मनसबदारी, मनसबदारी जो व्यवस्था है वो देखिए बता रहा है, मनसबदारी जो व्यवस्था है वो सबके यहां पर मनसबदारी व्यवस्था जो है अलग अलग लोगों को मिल जाती है यहां पर। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजपूतों का संबंध रहता है यहां पर। ठीक है, एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है वतन जागीर। वतन जागीर, वतन जागीर क्या होती है कि किसी शासक को अपने अधीन कर लेना और वापस से उसकी भूमि प्रदान कर देना। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है बीओडी। बीओडी यानी कि मनसबदारी व्यवस्था, ये जो है मनसबदारी सिस्टम और इनाम जागीर। देखते हैं क्या है इनके बारे में। एक तो विवाह, विवाह से इनका संबंध था। दूसरा वतन जागीर, वतन जागीर का मतलब है कि किसी शासक को क्या करना है, पहले उन पे विजय हासिल करनी है और उसके बाद में उस ऑफिशियली वो साम्राज्य के अधीन रहेगा, लेकिन वहां का शासन जो है खुद अपने नियंत्रण में लेकर ना लेकर वो वहीं के लोकल शासक को पुनर्स्थापित या वापस उनको लौटा दी जाती थी। तो इसको क्या बोला गया है, वतन जागीर। ठीक है, तो ये भी हिस्सा हुआ करता था। बात करते हैं मनसबदारी। तो मनसबदारी सिस्टम की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, मनसबदारी सिस्टम जो है वो मुगल प्रशासन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को उसकी काबिलियत के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार उसको मनसबदार नियुक्त किया जाता है और बाद में उसको 5,000 या 7,000 का मनसबदार प्रदान किया जाता है। और इसी से दो जुड़े हुए शब्द आते हैं, जात एवं सवार। तो प्रश्न था कि कौन कौन से भाग नहीं थे। तो मनसबदारी को देखते हैं तो वो राजपूत शासकों के लिए नहीं था कि स्पेशली राजपूत शासकों के लिए डिजाइन किया गया है, वो पूरे प्रशासन के लिए, पूरे साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो केवल राजपूतों के लिए वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा इसमें है सुलह कुल की नीति। ठीक है, सुलह कुल भी क्या है कि इसमें इसके तहत भी जो है शासकों के और मुगल शासकों के और राजपूत शासकों के संबंध बनते हैं यहां पर। डी जो है इसमें देखिए क्या है, इनाम जागीर। इनाम जागीर क्या होता है, इनाम जागीर, इनाम जागीर उसे बोलते हैं जो किसी व्यक्ति को इनाम के तौर पर मिलती है। वो चाहे कोई धार्मिक व्यक्ति हो सकता है या कोई सैन्य अधिकारी हो सकता है, एक तरह से तोहफे में, या फिर कहें कि उसको एक रिवार्ड के तौर पर मिलने वाली, रिवार्डेड लैंड कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, कि व्यक्ति को मिल रही है एक रिवार्डेड लैंड मिल रही है। तो ये राजपूतों के संबंध में नहीं थी, ये उसके पूरे प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। क्या, वतन जागीर और इनाम जागीर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन जो है बी और डी, यानी कि ये स्पेशली डिजाइन नहीं थे, किसके लिए, राजपूतों के लिए नहीं थे। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की क्या है। मुगल शासक अकबर ने राजस्थान को अपनी अधीनता में लाने के लिए राजपूतों से मैत्री संबंध स्थापित किए। मुगल राजपूत मैत्री संबंध में निम्न भाग थे, वैवाहिक संबंध बनाकर, जैसे कछुआ राजा भारमल, बीकानेर के राजा कल्याण सिंह, और इसमें जैसलमेर के राजा भी हैं। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह, और राजपूतों को मुगल सेवा में लेकर उनके राज्य उन्हीं को वापस देना, इसको क्या बोलते हैं, वतन जागीर। और अंत में सुलह कुल की नीति, यानी कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात की गई यहाँ पे सुलह कुल की। तो ये तीन ऑप्शन जो हैं ये तो शामिल
थे। बाकी दो जो हैं, एक तो बच गया ये इनाम जागीर, इनाम जागीर, और एक बच गया मनसबदारी। तो ये दो ऑप्शन जो है ये राजपूत मुगल मैत्री के अच्छे संबंध के कारक नहीं, मतलब स्पेशली इनके डिजाइन नहीं थे। बाकी प्रयोग तो होता था इनका भी, लेकिन स्पेशली ये पूरे प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, राजपूतों को मनसबदारी में ऊंचा पद देना, जैसे भारमल को 5000 का मनसब, भगवान दास एवं मानसिंह को मुगल सेना में ऊंचा पद प्रदान किया गया। मनसबदारी व्यवस्था एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित किया जाता था। इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की भूमिका नहीं होनी थी या नहीं होती थी। यह मुगल राजपूत की मित्रता का द्योतक न होकर मुगल सैन्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी, जिसमें अकबर ने अंतिम समय में जात और सवार पद भी जोड़ दिया था। इसमें इनाम जागीर पंडितों, विद्वानों, पुरोहितों, कवियों आदि को दी जाती थी, यानी कि इनाम के स्वरूप, पुरस्कार के स्वरूप ये भूमि दी जाती थी। तो इसको क्या बोला, इनाम जागीर। तो देखिए यहां पर संबंध बन रहे हैं राजपूत और मुगलों के इन दोनों व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी, लेकिन ये केवल उनके लिए स्पेशल डिजाइंड नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 56 है। एक बार फिर हम बात कर लेते हैं हमारे पैटर्न की। पैटर्न जो है उसमें बात करेंगे 30 क्वेश्चन एंशिएंट से आते हैं, 30 क्वेश्चन मॉडर्न मिडिवल से आते हैं, 30 ऑलमोस्ट मॉडर्न से आते हैं, और लगभग 10 प्रश्न जो आते हैं ये हिस्टोरियोग्राफी से आते हैं, इतिहास लेखन। यानी इसमें क्या होता है कि एक जनरल फॉर्मुलेशन ये होता है, कई बार ये प्रश्नों की संख्या 12 भी हो सकती है और कई बार इनकी संख्या 8 भी हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज हम 10 लेकर इनकी संख्या चल रहे हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी बेसिकली होता है क्या है कि इतिहास जो है उसको लिखा जाना और उसकी व्याख्या की जाना। बेसिकली आप ये समझिए कि कोई घटना हो चुकी है और उसको किस प्रकार से उसका नरेशन किया जा रहा है, उसकी व्याख्या किस प्रकार से की जा रही है, इसी को क्या कहा गया है, इतिहास लेखन। तो मेनली आप ध्यान रखेंगे इतिहास लेखन में क्या क्या आता है। इतिहास लेखन में क्या क्या आ सकता है, परिभाषाएं, कि किसने क्या परिभाषा बोली, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, समूह का नाम। समूह का नाम मतलब जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि एक आता है उपाश्रय, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सबल्टन, या फिर स्त्रीवादी, फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट, या फिर इसमें आता है राष्ट्रवादी यानी कि नेशनलिस्ट, या फिर कई बार आता है इसमें साम्यवादी, या फिर इसमें आता है प्राच्यवादी, या इसमें आता है उपनिवेशवादी, निवेशवादी, या फिर इसमें आ जाता है कई बार, मैं यही लिख देता हूं ऊपर, या फिर इसमें आ जाता है कई बार कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है इसमें कि 4 या 3 या 5 जो भी आपके ऑप्शन होते हैं, और पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से इतिहासकार जो है उपाश्रय इतिहास लेखन से संबंधित है। ऑप्शन दे देगा आपको कि 1 2 3 1 3 1 4 1 5 जो भी आपके यहां पर ऑप्शन बने होते हैं उस हिसाब से फॉर्मुलेट करके देगा। क्लियर, तो समूह है, यानी कि हर इतिहासकार क्या है कि अपनी एक विचारधारा को लेकर चलता है, वो चाहे राष्ट्रवादी हो, स्त्रीवादी हो, उपाश्रयवादी हो, उपनिवेशवादी, जो भी विचारधारा को लेकर चलता है तो पूरा एक समूह बन जाता है। वो समूह पूछ लेते हैं। और पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, कई बार क्या होता है इसमें जो है पूछ लेते हैं वो आलेख का नाम। थोड़ा सा पहले क्या था कि बात पुस्तक तक ठीक थी कि पहले पुस्तक याद कर लो और उसका नाम याद कर लो। जैसे मैं बात करूं आरजी कॉलिंगवुड की बात करूं, एक इतिहासकार है, तो उनकी बुक का नाम है, मैं रेड में लिख देता हूं, ये
द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। इसको आप घबराइए मत कि हिंदी मीडियम के तो इंग्लिश में कैसा लिखा जा रहा है। इसको एग्जाम में आप ये भी पाएंगे कई बार, आइडिया ऑफ हिस्ट्री। देवनागरी भाषा में लिखा जाता है कई बार इनको, और इसमें कई बार आलेख का नाम भी पूछ लेते हैं। पहले जो बात थी केवल किताबों तक सीमित थी। जैसे बात करते हैं मार्क ब्लॉक, मार्क ब्लॉक एक इतिहासकार हैं, तो वो हिस्टोरियंस क्राफ्ट की बात करते हैं। तो वैसे ही आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक होकर आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आर्कियोलॉजी के आर्टिकल्स हो या जो नए रिसर्च हो रहे हैं उनसे संबंधित हो। तो बात कर रहे हैं हम हिस्टोरियोग्राफी की। हिस्टोरियोग्राफी में हमें क्या करना होगा, मेनली परिभाषाएं कि कौन से व्यक्ति ने इतिहास की कौन सी परिभाषा दी है। दूसरा, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, समूह का नाम, आलेख का नाम, या फिर उसमें कई बार क्या पूछ लेते हैं कि उनका संबंध, उन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं किसने उन परिभाषाओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा है। यानी कि एक परिभाषा ये हो गई है और इन परिभाषाओं की क्या करनी है हमें, आलोचना, कि जो एक ने बात कह दी दूसरे ने उसकी आलोचना किस प्रकार से की है। तो इस प्रकार जो है इतिहास लेखन में हमें देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं इसके जो प्रश्न है, वो प्रश्न देख लेते हैं क्या है। इसका जो ए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इसके कुल मिलाकर हमारे पास 5 स्टेटमेंट है, 4 हैं और एक अगले में आएगा। आरजी कॉलिंगवुड ने कहा कि कल्पना की कृति के रूप में इतिहासकारों की कृतियों और उपन्यासकारों की रचनाओं में कोई अंतर नहीं होता है। जो अंतर होता है वह इतिहास का चित्र का आशय सच होता है। विलेन दी कूलिंग ने कहा वर्तमान मुझे प्रभावित नहीं करता है, मैं इसे प्रभावित करता हूं। विलेन द कूनिंग एक व्यक्ति का नाम है। मार्क ब्लॉच, ब्लॉच नहीं है ब्लॉक है, मार्क ब्लॉक, या इसको ब्लॉक भी कह देते हैं, ब्लॉक, ठीक है। मार्क ब्लॉक ने कहा परंतु इतिहास न तो घड़ी निर्माण है और न ही कैबिनेट गठन, यह बेहतर समझदारी की दिशा में एक प्रयास है, ठीक है। तो और इसका जो डी स्टेटमेंट है, डेविड शेनन ने कहा जीवन सरल नहीं है और इसलिए इतिहास जो कि विगत जीवन है सरल नहीं है। और इसका जो ई स्टेटमेंट है वो है एम्ब्रोज वियर्स ने कहा केवल ईश्वर ही भविष्य को जानता है परंतु केवल एक इतिहासकार ही अतीत को बदल सकता है। देखिए यहां पर हम बात करते हैं तो कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। ये चीजें कहां से आएंगी, इनके लिए केवल 3 हैं आपके पास ऑप्शन, अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन। इनके बारे में आपके पास कोई आइडिया अगर नहीं है तो आपके प्रश्न तुक्के में ठीक हो जाए तो हो जाए। तो मतलब वही बात है कि अगर हम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें निकला क्या, अल्टीमेटली जब आप ये घंटे 2 घंटे का वीडियो देख लेंगे उसके बाद में हमें लगना चाहिए कि भाई हमने फाइनली इस वीडियो से पाया क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। उनकी संख्या मैंने बताया 8 से लेकर 12 प्रश्नों की संख्या इनकी होती है, केवल उसमें परिभाषाएं होती हैं। पुस्तकों का नाम तो चलो आपने कभी पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा या आपने कभी किसी डिस्कशन में सुना होगा, लेकिन ये जो परिभाषाएं हैं इनके बारे में आपको तभी आइडिया लगेगा जब आप स्टैंडर्ड की बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। बुक जो लिस्ट हम शेयर कर देंगे अभी हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में। तो मेन चीज यही है, देख लीजिए इसमें अगर आपको समय है, आपको बुक है इतिहास लेखन, लेखक का नाम है ई श्रीधरन और बुक का नाम है इतिहास लेखन। इनमें जो है, और इसके लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने देखा होगा, एक शब्द होता है, मैं नया पेज ले लेता हूं, बिब्लियोग्राफी, इसको हिंदी में कह देते हैं संदर्भ सूची। यानी जब आप पूरा, कई बुक्स में चैप्टर के बाद में और कई बुक्स में पूरी बुक जो है वो खत्म हो जाती है। जैसे मान लो पूरी बुक जो है 480 पेज की है तो उसमें बुक जो है लगभग 450 में खत्म हो जाएगी। बाकी के जो 30 पेजेस हैं
उसमें क्या होती है बिब्लियोग्राफी, कि हमने एक चैप्टर में जो जो रेफरेंसेस लिए हैं वो कौन कौन सी बुक्स से लिए हैं, कौन कौन से लेखकों ने हमारी मदद की किताब लिखने में, या फिर कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं उनकी हेल्प हमने इस पूरे चैप्टर को, इस पूरी बुक को लिखने में ली है। तो ये सब जो बिब्लियोग्राफी में, कभी वक्त मिले तो आप पन्ने पलटिएगा अपनी कोई भी स्टैंडर्ड की बुक्स के, तो उसमें या फिर कई बार यही जो है फुटनोट के नीचे लिखा होता है, या फिर कई बार चैप्टर के जस्ट बाद या फिर बुक के जस्ट बाद आपको कहीं भी बिब्लियोग्राफी मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है, हमें उस बुक से प्रश्न आते जो हैं वो तो आएंगे आएंगे, लेकिन साथ में क्या है कि जो बिब्लियोग्राफी है कई बार सीधे प्रश्न आ जाते हैं कि लेखक का नाम और कौन सी पुस्तक है या कौन सा आर्टिकल है। तो इस तरह से आप पढ़ रहे हो तो आपको ये बिब्लियोग्राफी एक बार देख लेनी होती है। ठीक है, तो आगे आते हैं। हमारा प्रश्न जो है, तो इसका जो आंसर है वो है ए, सी, डी और देखिए इसमें बी ऑप्शन जो है ना वो है, इसमें कहा विलेन डी कूनिंग ने कहा वर्तमान मुझे प्रभावित नहीं करता है, मैं इसे प्रभावित करता हूं। तो इसमें उन्होंने वर्तमान नहीं कहा, यहां एक शब्द जो है ये कहा क्या है, अतीत मुझे प्रभावित नहीं करता, मैं इसे प्रभावित करता हूं। ये विलेन डी कूनिंग ने कही थी ये वाली बात। तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट है जो आपको अध्ययन से ही आएंगे। हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस स्टेटमेंट की तरफ और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इतिहास दर्शन अतीत तथा उसके इतिहास की दार्शनिक व्याख्या करता है। इतिहास दर्शन से संबंधित प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। पहला है, आरजी कॉलिंगवुड ने कहा था कल्पना की कृतियों के रूप में इतिहासकारों की कृतियों और उपन्यासकारों की रचनाओं में कोई अंतर नहीं होता है, जो अंतर होता है वह इतिहासकार की चित्र का आशय का सर्च होता है। क्लियर। बी, विलेन डी कूनिंग ने कहा था भूतकाल, वहां क्या लिखा हुआ था, वर्तमान मुझे प्रभावित नहीं करता है, मैं इसे प्रभावित करता हूं। मार्क ब्लॉक की बात करें तो, परंतु इतिहास न तो घड़ी निर्माण है और न ही कैबिनेट गठन, यह बेहतर समझदारी की दिशा में एक किया गया प्रयास है। और डी ऑप्शन जो है, डेविड शेनन के अनुसार जीवन सरल नहीं है और इसलिए इतिहास जो कि विगत जीवन है सरल नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो वैसे ही हर वर्तमान बाद में जाके अतीत बन जाता है। क्लियर। जैसे अभी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे ये वाला, तो अभी वर्तमान है, आने वाले 5-10 साल बाद में क्या हो जाएगा, अतीत हो जाएगा। सिमिलरली हर अतीत कभी ना कभी वर्तमान होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उसका काल जो है लगभग बताया गया है 2500 BC, यानी कि अब से लगभग 4.5 साल पहले की बात हो गई, 4,500 साल पहले की। तो उस समय तो वर्तमान ही था, अब भले ही अतीत में इसको काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जीवन सरल नहीं है, इसलिए इतिहास जो कि विगत जीवन है सरल नहीं है, यानी कि वास्तव में देखा जाए तो जीवन सरल नहीं है। ठीक है। ई ऑप्शन जो है, एम्ब्रोज बियर्स ने कहा केवल ईश्वर ही भविष्य को जानता है, परंतु केवल एक इतिहासकार ही अतीत को बदल सकता है। यानी कि इतिहासकार जो है वो अपने तथ्यों के आधार पर उस तथ्य की व्याख्या करता है। और इसके बारे में अब बात करेंगे, इतिहास क्या है। तो E.H. कार ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, इतिहास क्या है। उसमें कुल मिलाकर 6 चैप्टर हैं, समय हो तो आप उसको ब्रीफ करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है वो। इतिहास की एक बहुत ही बेसिक समझ हमको डेवलप करवाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 57। 57वां प्रश्न बहुत कॉमन सेंस का है। इसको अगर थोड़ा सा आप कहीं पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आप कॉमन सेंस भी थोड़ा सा यूज करेंगे इसमें, तो आप इजीली इसके आंसर में आप इसको टच कर पाएंगे। प्राथमिक स्रोत, इसमें कुल मिलाकर 5 स्टेटमेंट है और कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इसको आंसर हमें करना है। प्राथमिक स्रोत वह साक्ष्य है जो अन्वेषण अध्ययन काल में रचित हो। प्राथमिक स्रोत वे साक्ष्य हैं जो अध्ययन घटनाओं में भाग लेने वाले, उन्हें देखने वाले अथवा उन पर टिप्पणी करने वाले समकालीन लेखकों के अभिलेख हों। प्राथमिक स्रोतों में समाचार पत्र शामिल नहीं होते। घटना के होने के बाद उस काल के बारे में लिखे गए वृत्तांत को द्वितीयक स्रोत कहते हैं, और प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के बीच भिन्नता अत्यधिक स्पष्ट होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास ये जो है 5 स्टेटमेंट है और हमें देखना है कौन कौन से सत्य हैं, कौन कौन से असत्य हैं। देखिए प्राथमिक स्रोत, अभी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट आर प्राइमरी सोर्सेज एंड व्हाट आर द सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक,
और दूसरा इधर हम लिख लेते हैं द्वितीयक सोर्सेज यानी सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, इतिहास को लिखने के दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज वो हैं जो अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कच्ची सामग्री, नॉट ड्राफ्टेड, जैसे अभिलेख हैं, ऐसी जानकारी जो औपचारिक नहीं है। क्लियर? और ऐसी जानकारियां जो हमें कहां से मिल जाती है, तो थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं यहां पे, जो हमें कहां मिल जाती हैं, व्यक्तिगत लेखन से, पर्सनल राइटिंग, लाइक व्हाट, डायरी, पत्र। ठीक है, इस प्रकार की जो हमें चीजें मिलती हैं जो है, और इसमें एक आ जाता है समाचार पत्र। ये जो है प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है इनमें जो है आंकड़े होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर भारत की बात करें तो इसमें कितने जो डेटा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो कितना सामान यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना सामान भारत में इंपोर्ट हो रहा है, तो इसके जो आंकड़े उपलब्ध है हमारे पास, तो ये क्या हो गया प्राथमिक स्रोत। आप इनकी व्याख्या कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है आपके उस पे दृष्टिकोण पे। सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं कि ऐसे सोर्सेज जो ड्राफ्टेड हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन आप शुरू में रफ कार्य में लिखते हैं, तो रफ कार्य में जो एप्लीकेशन लिखा गया है उसको क्या बोलेंगे प्राथमिक सोर्स, और बाद में उसी को अच्छे से ड्राफ्ट करके आप जब फाइनली प्रिंसिपल को या फिर किसी को अपने इंस्टीट्यूशन के हेड को भेजते हैं तो वो क्या होता है ड्राफ्टेड होता है, यानी कि आपने पहले ये ड्राफ्ट किया है और बाद ये प्राइमरी ड्राफ्टिंग है, बाद में इसको फाइनल आपने ड्राफ्ट करके उसको भेजा है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या शामिल हो सकता है, जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं इसमें शामिल हो जाएंगे वो सभी चीजें जो आपने डायरी वगैरह है, प्रारंभ में डायरी थी, बाद में इसको क्या किया एक पुस्तक की फॉर्म में आ गई। क्लियर? तो पहले वो डायरी जो है प्राइमरी सोर्स है, बाद में पुस्तक के फॉर्मेट में आ गई, तो क्या हो जाएगी वो ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, उसको क्या बोल देते हैं द्वितीयक स्रोत। तो कुल मिलाकर क्या है कि जो स्रोत है वो दो प्रकार से विभाजित किए गए हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या कहते हैं हमारे। प्राथमिक स्रोत वे साक्ष्य हैं जो अध्ययन अधीन घटनाओं में भाग लेने वाले, उन्हें देखने वाले अथवा उन पर टिप्पणी करने वाले समकालिक लेख के अभिलेख हों। ठीक है, और प्राथमिक स्रोतों में समाचार पत्र शामिल नहीं होते, बिल्कुल गलत बात, इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि इन्हीं को आधार मानकर कई बार रिपोर्ट लिखी जाती हैं और इन्हीं पूरे अध्ययनों को आधार मानकर कई जो सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के निर्णय आते हैं। तो एक जो प्राइमरी डेटा होता है वो यहां से कलेक्ट हो जाता है, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस घटना पर। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि जो समाचार पत्र हैं इनमें शामिल आंकड़े जो हैं, इनके जो फिगर्स हैं, इसमें डेटा हैं, उनको क्या बोला गया प्राथमिक आंकड़े। घटना के होने के बाद उस काल में लिखे गए वृत्तांत को द्वितीयक स्रोत कहते हैं। ठीक है, नहीं, इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो प्राथमिक स्रोत जो है इसकी बात कर रहे हैं तो इसको द्वितीयक स्रोत कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोतों के बीच की भिन्नता अत्यधिक स्पष्ट होती है। देखिए यहां पर क्या है कि जो भी कोई द्वितीयक स्रोत लिखा जा रहा है तो वो क्या होता है एक रिफाइंड वे होता है। ठीक है, लेकिन अंततः उसका जो आधार है वो प्राथमिक स्रोत ही होता है हमेशा। ध्यान रहे ये बात कि द्वितीयक स्रोत और इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस नजर आएगा आपको, लेकिन जो मूल रूप से है वो क्या है यहां पर कि इनकी रचना भी किसके आधार पर की जाती है प्राथमिक के आधार पर ही। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा अत्यधिक स्पष्ट होती है। तो स्पष्ट नहीं होती है क्योंकि कई बार आप उसको डिसाइफर नहीं कर पाते हैं कि कौन सा प्राथमिक स्रोत है कौन सा द्वितीयक स्रोत है। लेकिन यहां पर हमारे जो ऑप्शन है यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो अधीन काल में लिखा गया है उसको कहा गया है। दूसरा जो है बी ऑप्शन कि घटनाओं के बारे में लिखने वाले और उनको देखने वाले, और सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी जिनमें उनको आप वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे तो अपना आंसर वैसे डी हो जाएगा। और
इसमें जो है घटना के होने के बाद उस काल के बारे में लिखे गए वृत्तांत को द्वितीयक स्रोत कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या है इसकी, अनुसंधान गतिविधियों में प्राथमिक स्रोत ऐतिहासिक दस्तावेजों, साहित्यिक ग्रंथों, कलात्मक कार्यों, प्रयोगों, सर्वेक्षणों और साक्षात्कार जैसे स्रोतों से पहले एकत्र की गई जानकारी को संदर्भित करता है। इसे प्राथमिक डाटा या प्राथमिक स्रोत कहते हैं। इसके अंतर्गत सरकार, समाचार पत्र, सरकारी आंकड़े, ऐतिहासिक प्रलेख, अन्य अप्रकाशित रिकॉर्ड आदि आते हैं। इस प्रकार प्राथमिक स्रोत वे साक्ष्य हैं जो अध्ययन अधीन घटनाओं में भाग लेने वाले या उन पर टिप्पणी करने वाले समकालिक के अभिलेख होते हैं तथा इनकी रचना अन्वेषण अधीन काल में किया जाता है। क्लियर? यानी कि अभी शोध कार्य पूर्ण रूप से अभी प्रकाश में नहीं आया है, अभी कार्य चल ही रहा है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस है। इसको क्या बोला है? प्राथमिक स्रोत। द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत की व्याख्या मूल्यांकन करते हैं। ये प्राथमिक स्रोत से अटूट रूप से जुड़े होते हैं, इनमें कोई भिन्नता नहीं होती है। इन स्रोतों में प्राथमिक स्रोत का अक्सर वर्णित, सामान्यकृत और संश्लेषित किया जाता है। जर्नल लेख, पाठ्यपुस्तक, विश्वकोश, जो हमारी जो एनसाइक्लोपीडिया होती हैं आदि द्वितीयक स्रोत के उदाहरण है। समझ में आई बात? कि यहां पर क्या हो रहा है कि एक जो रॉ मटेरियल है, जो कच्ची सामग्री है, उसको हमने प्राथमिक स्रोत कहा है, और उसी के आधार पर क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे विश्लेषण या ऐसे अध्ययन व्याख्याएं सामने आ रही जिसको हमने आगे प्रकाशित किया है, तो उसको क्या बोला हमने? द्वितीयक स्रोत। ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 58 अपने आप में कई प्रश्नों को समेटे हुए हैं। देखते हैं क्या है प्रश्न क्रमांक 58। 58वां प्रश्न कहता है कि सूचियां दो दी गई हैं आपको, सूची क्रमांक 1, सूची क्रमांक 2, 4 लेखक इधर हैं और 4 जो शासक इधर हैं। बताना हमें है कि कौन सा लेखक कौन से शासक से संबंधित है। बात कर लेते हैं भावभूति। अगर आपने ये इसी साल के प्रश्न देखे हो तो इसमें एक प्रश्न था जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था उसमें कौन सा? उत्तर रामचरितम, उत्तम रामचरितम। एक ऑप्शन था उसमें मालती माधव। ठीक है, ये कुल मिलाकर हमारे पास एक प्रश्न था, उसमें आपके 4 ऑप्शन थे, उत्तर रामचरितम और मालती माधव। तो इनमें क्या होता है कि जो 2 ग्रंथ हैं इनकी रचना किसने की थी? एक व्यक्ति का नाम है भवभूति। तो यही भवभूति हैं जिन्होंने इनकी रचना की थी। एक व्यक्ति है भारवी। भारवी का जो, देखिए यहां पर वही अगेन द सेम थिंग आई एम टेलिंग यू कि आपको एक प्रश्न देखते ही, एक नाम देखते ही आपको पूरा घटनाक्रम याद आना चाहिए। उन्होंने कौन से शासन काल के समय अपनी जो कृति लिखी, कृति का नाम क्या था, और कुछ विशेष उल्लेख अगर उसमें मिलता है तो उन सब का जिक्र हमें करना होता है, अपने इन दिमाग में करना होता है, ताकि हम तुरंत ही कंफ्यूज ना होकर डायरेक्टली टू द आंसर, टू द पॉइंट आंसर हम डायरेक्टली हिट कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारवी की अगर बात करें तो भारवी की जो रचना है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम घटना का हम जिक्र कर चुके हैं, पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा आप। इसमें बात की थी कि किरात एक जनजाति है और अर्जुन और शिव का इसमें एक शिकार को लेकर युद्ध चलता है। संस्कृत में लिखा गया नाटक है, भारवी ने लिखा है। राजशेखर एक व्यक्ति है, राजशेखर। राजशेखर ने लिखा है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश एक ग्रंथ का नाम है। और रवि कीर्ति की बात करें, रवि कीर्ति ने लिखा है कौन सी? एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति ने लिखी है। ठीक है, कुल मिलाकर यहां पर क्या है कि 4 ऑप्शन है और उनको बताना है कौन कौन से शासक कौन कौन से समय में हो रहे हैं। देखिए भवभूति जो है, भारवी जो है, ये है सिंह विष्णु के समय। भारवी जो है सिंह विष्णु के समय। सिंह विष्णु कौन है? सिंह विष्णु जो है पल्लव शासक हैं। समय काल दिख रहा होगा आपको, 575 से 600 के बीच। भारवी जो है, किताब का नाम है इनका किरातार्जुनीयम, और सिंह विष्णु के समय है। और सिंह विष्णु जो है पल्लव शासक हैं और पल्लव वंश के संस्थापक भी हैं। ठीक है, इसके बाद आता है भवभूति। भवभूति जो यशोवर्मन। यशोवर्मन क्या है? एक शासक हैं, कौन से वंश के? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश के ये जो शासक हैं।
फिर इसमें एक वर्त आता है राजशेखर। राजशेखर है एक व्यक्ति, और इसका जो काल है 930 है 950, ठीक है। और एक जो है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति जो है पुलकेशन, ये है हमारे कौन से, चालुक्य वंश के। क्लियर। तो यहां पर कुल मिलाकर बात यह है कि भवभूति, भारवी, राजशेखर, रवि कीर्ति, इनका अलग अलग समय पर, सिंह विष्णु के समय आता है यहां पर महिपाल, और पुलकेशन द्वितीय के समय। तो ये अलग अलग शासक जो हैं इनका शासन अलग अलग समय पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक 59। यहां बात की गई भक्ति आंदोलन की। यहां है कुल मिलाकर हमारे पास 4 ऑप्शन, और प्रश्न है किसने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर हमारा है वल्लभ, श्री वल्लभाचार्य। ठीक है, तो ये वल्लभाचार्य इन्होंने पुष्टि मार्ग का जो मार्ग है वो दिखाया था, और आंसर की व्याख्या जो है, पुष्टि मार्ग का सिद्धांत वल्लभाचार्य ने प्रस्तुत किया था। उनका जन्म 1479 और 1459 में किसका, गुरु नानक का, ठीक 10 वर्ष पहले। संबंध आपस में नहीं है, लेकिन हमें ये शब्द ध्यान में आते ही तुरंत ही ध्यान में आना चाहिए, उसके आसपास ये घटनाक्रम। क्लियर। तो उनका जन्म 1479 में तेलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके व्यक्तित्व पर विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने दक्षिण के विजयनगर राज्यसभा में शंकराचार्य के द्वैताद्वादी सिद्धांतों, वेदांत तथा मायावाद का खंडन करके ईश्वर की भक्ति पर विशेष बल दिया था। अतः उन्हें जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। और 1530 में उन्होंने काशी में जल समाधि ले ली थी। किन्होंने, वल्लभाचार्य ने। चैतन्य की बात करें, बाकी 3 ऑप्शन जो उनकी बात करें, चैतन्य गौड़ीय वैष्णववाद की बात करते हैं, और ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल में इनका जो केंद्र रहा है। रामानुज जो है विशिष्टाद्वैतवाद की बात करते हैं। रामानंद जो है इन्होंने उत्साही विरक्त दल को संगठित किया, जो वैरागी के नाम से प्रसिद्ध थे। रामानंद वही है जिनके कुल मिलाकर 12 शिष्य थे, जिसमें आपने नाम सुना होगा धन्ना, पीपा और ये मीराबाई। ठीक है, कुल मिलाकर ये जो 12 अलग अलग जातियों के लोग थे, ये इनके शिष्य बनते हैं रामानंद के। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। इसमें बात की गई है कि निम्न में से किस शासक ने स्वर्णद्वीप में हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया था। स्वर्णद्वीप, स्वर्णद्वीप बताइए क्या क्या है। स्वर्णद्वीप जो है वर्तमान में ये पड़ता है हमारा, जहां पर श्री विजय एक शासन है, वहां श्री विजय जगह है। श्री विजय पर शासन किसका हो रहा है, शैलेंद्र शासकों का। शैलेंद्र वंश के शासकों का यहां पर शासन है। और ये स्वर्णद्वीप जो है वर्तमान में जो मलय प्रायद्वीप है, वहां पर ये जो क्षेत्र है इसमें पड़ता है। आंसर इसका है राजेंद्र प्रथम। देखते हैं क्या इसकी व्याख्या है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजेंद्र प्रथम ने क्या किया यहां पर। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम जो है चोल वंश का बहुत ही प्रतापी शासक है, एकदम योग्य शासक है। इसने क्या किया है, ये ऑलमोस्ट कुछ कुछ हमारा भारत हो गया, और ये हो गया मलय प्रायद्वीप। एक जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, और ये चोल शासन जो है हमारे यहां पे लगभग दक्षिण भारत में फैला हुआ है। तो राजेंद्र प्रथम जो है इन्होंने क्या किया है कि उत्तर भारत में वो कहते हैं कि गंगा तक शासन करने चले गए थे, और वहां पर उन्होंने गंगई कोंड चोल, गंगई कोंड यानी कि
गंगा को जीतने का, गंगा के क्षेत्रों पर अधिकार करने का क्या बताया इन्होंने, खुद को श्रेय दिया और कहा कि भाई मैं जो गंगा क्षेत्र को विजित कर चुका हूं। तो इस उपलक्ष्य में गंगई कोंड की उपाधि धारण की किसने, राजेंद्र प्रथम ने। ओके, आगे देखते हैं। बाद में क्या किया, अपनी राजधानी जो है इसमें एक नए नगर की स्थापना की, गंगई कोंड चोलपुरम। ये एक अपना जो मदुरई के जो समीप है एक राजधानी बनाई, एक नया नगर बसाया और उसको क्या नाम दिया, गंगई कोंड चोलपुरम। क्लियर। इसके बाद में क्या है, सिंचाई सुविधाओं के लिए एक गंग झील, गंग झील की इन्होंने क्या की है, एक तालाब, झील के कई स्रोतों में झील कहा गया, कहीं में तालाब कहा गया है। सिंचाई सुविधाओं के लिए इन्होंने क्या किया है, गंग झील की इन्होंने स्थापना की या फिर कहीं कि उसका निर्माण करवाया और नाम गंगा झील रखा। एक कहानी है कि ये जो यहां पर गंगा क्षेत्र में गए तो वहां से कुछ जल की मात्रा लेकर आते हैं और उसको इस झील में पानी डाल देते हैं, पानी रखवाते हैं इसमें और कहते हैं कि अब मैं जो गंगा है, गंगा यही है, यानी कि गंगा का जो अंश है इसमें आ गया है, इस झील के अंदर, इस तालाब के अंदर आ गया है और अब जो है यही गंगा झील है। तो यानी कि मैंने गंगा को झील बना दिया है। इस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। तो यही व्यक्ति जो है आगे जाकर मलय प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप में क्या क्या आता है, इसमें वर्तमान में सिंगापुर, मलेशिया और कुछ हिस्सा बर्मा का, बर्मा यानी म्यांमार। तो ये 3-4 जो देश हैं, कंट्रीज हैं और एक वर्तमान में इंडोनेशिया भी आता है। ये मलय प्रायद्वीप में नहीं आता है, बीच में जो मलक्का की संधि है अलग करती है इंडोनेशिया को, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो जावा सुमात्रा तक भी चलता है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति है राजेंद्र प्रथम जो अपने इन क्षेत्रों पर, साउथ ईस्ट एशियन जो रीजन है वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। कौन से वंश के हैं, चोल शासक है। चोल शासक। दंतीदुर्ग की बात करें, दंतीदुर्ग जो है इन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। दंतीदुर्ग आपको ध्यान में होगा, जब वंशों का आप स्थापना और उनके मुख्य शासक पढ़ते हैं तो राष्ट्रकूट में जो है दंतीदुर्ग की स्थापना है। देख लेते हैं क्या कहानी है इनकी। चोल शासक राजेंद्र प्रथम 1015 से 1044 ने, कई बार इसको 1012 भी मिलता है यहां पर, भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने के पश्चात दक्षिणी पूर्वी एशिया में सैन्य अभियान किया। उसने विजय, श्री विजय शैलेंद्र राज्य को जीतने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया। शैलेंद्र राज्य के अधीन मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा, स्वर्णद्वीप तथा अन्य द्वीप सम्मिलित थे। उसने अपने शक्तिशाली नौसेना के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशिया पर आक्रमण कर लिया और विजयी रहा। इस प्रकार उसने हिंदू साम्राज्य का विस्तार स्वर्णद्वीप तक किया। शैलेंद्र वंशी राजा विजयोत्तुंगवर्मन पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। उसके सैन्य अभियान का विवरण तिरुवालंगाडु ताम्रपत्र में मिलता है, जिसके अनुसार राजेंद्र ने शक्तिशाली नौसेना के साथ समुद्र पार करके कटाह को जीत लिया था। कटाह है, इसको आजकल कद्दे भी कहा जाता है। ये जो एक क्षेत्र है मलय प्रायद्वीप पर पड़ता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, मलय प्रायद्वीप को जीत लिया था। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम जो है एक बहुत ही शक्तिशाली शासक है, जो हुआ है 11वीं सेंचुरी में, 11वीं शताब्दी में इनका कार्यकाल रहता है। तो इन्होंने कुल मिलाकर जो है अपना साम्राज्य विस्तार श्रीलंका में भी किया है और साउथ ईस्ट एशिया तक भी इनका विस्तार हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारे कुल मिलाकर बाकी जो ऑप्शन है। राजराज प्रथम देख लेते हैं। चोल साम्राज्य को विस्तृत किया। उसने केरल के राजा को पराजित करके उसने कांडलूर शालेकरुमत की उपाधि धारण की। उसके साम्राज्य में संपूर्ण दक्षिण भारत, सिंघल यानी श्रीलंका, सिंघल द्वीप तथा मालद्वीप का कुछ भाग शामिल था। इसका वास्तविक नाम अरिमोली वर्मन था। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। स्वतंत्रता का जन्मदाता था। प्रारंभ में वह चालुक्य शासक विक्रमादित्य का सामंत था। मालवा के प्रतिहार राजा को पराजित करके उसने उज्जैन में हिरण्य गर्भधान यज्ञ संपन्न करवाया। मयूर शर्मण कदंब वंश का संस्थापक, उसने वनवासी को मुख्य राजधानी तथा पलासिका को उपराजधानी बनाकर दक्षिण भारत में
पश्चिमी समुद्र तथा तुंगभद्रा नदी के मध्य स्थित भूभाग पर शासन किया। तो इस प्रकार से हमारा जो राजेंद्र प्रथम है और जो बाकी 3 ऑप्शन है उनका जिक्र भी हमने यहां पर देख लिया है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आज हमारे हो गए हैं 60 प्रश्न। इनमें हमने बात की है कि जो नेट में क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनका तो डिस्कशन चल ही रहा है, साथ में हम क्या करेंगे यहां पर कि इनसे बन सकने वाले, या देखिए कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, कभी भी हो जाए तो बहुत लक बाय चांस होता है, क्योंकि जो पेपर सेटर होता है वो पिछले पेपर को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ता है। तो सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट उनसे जुड़े हुए प्रश्न अगर समझ में आते हैं, या एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हमें समझ में आ रहा है कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो सबसे पहले वही देखने वाले हैं, तो उनको हम किस तरह से, किस टेंडेंसी से उनको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करेंगे, और आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी आपको कहना है, कुछ बताना है, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। और आपको कुछ और टॉपिक्स पे अगर कुछ बात करनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि उन पे हम और हमारी टीम उस पे काम कर सके। नमस्कार, जय हिंद।